हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे रियल इन्वेस्टमेंट को लेके। पिछली सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, पूरा डिटेल में। आज हम एसेट एलोकेशन में रियल इस्टेट को लेके आए हैं कि रियल इस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम होल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आज के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, किस पे हम डिस्कस करेंगे, पहले जान लेते हैं। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रीट्स और बॉन्ड्स में क्या क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, बजट रिटर्न्स और लिक्विडिटी सेफ्टी को लेके हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद इस समय करंट सिचुएशन रियल एस्टेट का क्या चल रहा है मार्केट में, और फिर जियोग्राफिकल कंडीशंस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम क्या क्या देखना चाहिए, और मिस्टेक्स और प्रिकॉशंस पे हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उसको लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, एक यहाँ पर एक हल्की सी यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैं हल्का सा एक प्रेजेंटेशन मोड पे लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रीट्स एंड शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं कि रेसिडेंशियल्स क्या होते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें, रियल एस्टेट एक बहुत ही ह्यूज और डेप्थ टॉपिक है और इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तरह तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रेसिडेंशियल्स को अगर हम देखा जाए तो जैसे कि हमारा घर हो गया, फ्लैट्स हो गए जो हम खरीदते हैं खुद के यूज़ के लिए, कभी कभी रेंटल के लिए भी खरीदते हैं। तो अगर आप इससे हमें रिटर्न कैसे मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैसे, जैसे आप रेंट पे दे सकते हो, तो इसमें आपको जो रिटर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आप खरीद के चाहते हो कि आप उससे इनकम करो, तो ये इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं आपको। अब हम बात करें कॉमर्शियल की, तो कॉमर्शियल में हमें रिटर्न्स तो अच्छे खासे हैं, बट जब आप खरीदने जाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। इसमें आपको जैसे ऑफिस हुआ, शॉप्स हुआ, ये आप अगर एक अच्छे एरिया में ले लेते हो और उसको रेंट पे दे देते हो तो अच्छी खासी रेंटल इनकम आपकी निकल के आती है। आप खुद के भी शॉप खोल सकते हो, तो ये काफ़ी एक कॉमर्शियल जगह हम कह सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रीट्स और शेयर की। सबसे पहले हम रीट्स की बात करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे लेती हैं, फिर उसको फिर से एक रेंट पे देती हैं, वहाँ से जो उन्हें रेंटल इनकम मिलती है वो हमें एज अ डिविडेंड देती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए, वो ये है कि आप इसमें 400 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बेसिकली जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं अरे यार 50 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए चाहिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रियल एस्टेट में अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, तो रीट्स पे भी आप जा सकते हो। रीट्स में जैसे माइंड स्पेस है और 2-3 है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर कंपनीज जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके एज अ डिविडेंड रेगुलर इनकम आप कमा सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं शेयर्स की, तो जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, एम्बेसी, ये सब कंपनीज हैं जो कि ये रेंटल नहीं है, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको ये बेचते हैं, वहाँ से इनको जो मिलता है वो इनका इनकम होता है। इसमें आप जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आप इसमें प्रॉपर्टीज़ के शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट करते हो। बिल्कुल ये शेयर्स की तरह इन्वेस्टमेंट इसमें चलती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगर हाई पे जाती है तो आपको उस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें रिस्क भी है थोड़ा। अब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हल्का सा अगर हम बॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड, जैसे हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट, हम कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे ही बॉन्ड्स होता है। रियल एस्टेट में भी बॉन्ड्स होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे हुआ, तो कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू होने जा रहा है तो
गवर्नमेंट या फिर कंपनीज हमसे इन्वेस्टमेंट लेती हैं, हमसे पैसे लेती हैं और उस पे वो एक बॉन्ड देती हैं जिसमें हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। और वो बेसिकली एक बॉन्ड होता है, इसमें डिफरेंट साइट्स होते हैं, डिफरेंट साइट्स होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे स्टेबल मनी हुआ, बॉन्ड बाजार हुआ, यहाँ पर आप जाके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें रिस्क नहीं होता एज कंपेयर टू शेयर्स। अब इन बॉन्ड्स में एक चीज़ है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो AAA, AA आप ज़रूर देखो, AAA+, AA+, इनकी रेटिंग्स ज़रूर आप चेक करो बिफोर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अगर रेटिंग्स ख़राब है तो इन्वेस्टमेंट में, फिक्स्ड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल आपके टाइप्स ऑफ कह सकते हैं रियल एस्टेट थे, जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रीट्स एंड शेयर्स एंड बॉन्ड्स थे। अब इनमें किनको किनको इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि 50 लाख 60 लाख हमें पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर हम रीट्स को छोड़ दें तो, अब बॉन्ड्स को छोड़ दें, अगर आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो तो उसमें काफ़ी अमाउंट चाहिए। लेकिन इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है? सोचना पड़ेगा एक बार इतनी प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए। तो सबसे पहले जिनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो हो वो इन्वेस्ट करें। आपकी इनकम अगर बहुत एक माइन्यूट है, जिससे हम घर चला रहे हैं और कुछ पैसे बच रहे हैं, हम सेविंग्स कर रहे हैं, और तो उसमें मैं नहीं कहूँगी कि कभी आप 50-60 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो। जिसके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो है वो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज ले सकता है, क्योंकि इसकी रिटर्न बहुत दिनों बाद होता है। इसमें हाई पेशेंस की जरूरत है। आज प्रॉपर्टी खरीदी, 10 दिन बाद बेची और रिटर्न चाहो मिल जाए, वो नहीं होता है। तो जिनके जो इन्वेस्टमेंट को बहुत टाइम तक अपने नहीं रखते हैं, वो खास तौर से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना सोचें। इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। एटलीस्ट आप अपनी प्रॉपर्टीज 5 से 6 साल रखिए, मिनिमम कह सकते हैं, तब आप रिटर्न्स उसका देखोगे। दूसरी बात, आपको रियल एस्टेट के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आप रियल एस्टेट, जैसे आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज कैसा काम कर रहा है, एम्बेसी कैसा काम कर रहा है। रीट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी, तभी आप इन चीज़ों में आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नियर बाय प्लेसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सपोज अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप जाके पंजाब में कोई प्रॉपर्टी लेते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आपके साथ एक फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्राइसेस के डिस्प्यूट, बिल्डर्स हैं आजकल, वो किसी को 10 लाख में फ्लैट दे रहे हैं, किसी को 25 लाख में फ्लैट दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोकेशन इशू भी कर देते हैं कि ये आगे ग्रोथ वाला लोकेशन है, लेकिन वो नहीं रहता है। तो लोकेशन इशू, तो जहाँ के आप हो कोशिश करो कि उसी आसपास एरिया में रखो, या फिर आपका कोई जानने वाला हो, तभी आप उस जगह पे प्रॉपर्टीज खरीदो। तो ये ओवरऑल था कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में क्यों ज़रूरी है, आज हम क्यों बात कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड के बाद रियल एस्टेट एक ज़रूरी एक्सपेक्ट है, क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात कि ये जनरेशनल वेल्थ है, एक लेगेसी क्रिएट करता है। सपोज आप एक घर खरीदते हो तो आपके लिए एक लेगेसी बनाता है ये, कि आपका बच्चा भी उस घर को यूज़ करेगा, उसका बच्चा भी यूज़ करेगा, ये मेरे दादाजी का घर था, ये मेरे परदादा का घर था। तो ये एक लेगेसी, जनरेशनल वेल्थ है। दूसरी चीज़ है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। जब शेयर्स डाउन चलें, फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं अच्छे मिल रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें डाउन चल रही, तो वहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन आपकी पोर्टफोलियो में रहेगा। रियल एस्टेट के दाम अच्छे चल रहे हैं तो एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर रहा है। एक सॉलिड एसेट है, डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा सॉलिड एसेट इसको माना जाता है। और टैक्स बेनिफिट बहुत है, होम लोन है, फिर और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है। अगर आप घर खरीदते हो तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको। बहुत लोग टैक्स बचाने के लिए रेंटल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक पैसिव इनकम है, डेफिनेटली रेंटल को कह सकते हैं एक पैसिव इनकम है। फिर चांसेस ऑफ ह्यूज रिटर्न इसलिए क्योंकि आपको अभी मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि अगर आप 5 से 6 साल आप रखते हो, 7 साल रखते हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। वहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का या मेट्रो वहाँ से गुजर रहा है तो आपको ह्यूज रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर कोई रोड पास हो गई तो वहाँ पर आपको ह्यूज रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं रियल एस्टेट में।
और यहाँ पर एक अगर बात करें कि इसकी स्पेसिफिक रिटर्न क्या है, स्पेसिफिकली हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते कि इसका इतना ही रिटर्न था इस ईयर में, इसका इतना था, ये थोड़ा करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, काफ़ी कह सकते हैं कि, इसलिए यहाँ पर एक एस्टिमेटेड रिटर्न हम देख सकते हैं। एस्टिमेटेड रिटर्न से हमें ये पता चल सकता है कि हाँ अभी रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म किया, आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, ये एस्टिमेटेड रिटर्न से हमें पता चलता है। एग्जैक्ट रिटर्न्स नहीं पता हम कर सकते हैं। अगर एस्टिमेटेड रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 2012 से लेकर 2019 तक अच्छी परफॉर्मेंस रियल एस्टेट ने दी है। कोरोना में काफ़ी ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चला गया था, -10 पे रियल एस्टेट डेफिनेटली कोरोना में बहुत नेगेटिव था, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया उसने। उसके बाद से फिर गेयर अप करके 2024 तक रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। याद रखिएगा कि ये एस्टिमेटेड हमारे पास ये पूरा डेटा है। अब अगर हम देखें तो अभी आज की डेट में मार्केट में रियल एस्टेट को लेके क्या बातें चल रही हैं, क्या खबरें चल रही हैं, उसको देखते हैं और क्या सिनेरियो है इस समय रियल एस्टेट का, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं रियल एस्टेट को लेके। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कह सकते हैं कि इन्वेस्टो एक्सपर्ट का कहना है कि 81% प्राइसेस राइज हुई हैं रियल एस्टेट की। ये बहुत ही अपने आप में ह्यूज अमाउंट है। 81% राइज हुई हैं, यानी कि, और ये कहना इन्वेस्टर एक्सपर्ट का कि ये आगे भी इसकी ग्रोथ ऐसी ही रहेगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो करे, क्योंकि ये गिरने वाला नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत रियल एस्टेट बहुत आगे जाने वाला है। अगर हम टॉप 7 सिटीज की बात करें तो वहां पर सेल्स थोड़ी डिप हुई है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर अगर टॉप 7 सिटीज की बात करें तो वहां 28% तक सेल्स यहां की डिप हो गई है। अब टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज की बात करते हैं। अभी तो हमने टीयर 1 सिटीज की बात की, अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऐसा है कि यहां रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हो ये रहा है कि लोग अब टीयर 1 से थोड़ा सा महंगाई है, काफ़ी रीजन है जिसकी वजह से वो टीयर 2 सिटीज़ की तरफ मुड़ रहे हैं। कंपनीज भी टीयर 2 सिटीज़ की तरफ मुड़ रही हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की तरफ, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि वो कम कॉस्ट में एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग घर खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट वहाँ पर बूम कर रहा है, यहाँ कंपनीज भी वहाँ जा रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी बंद हो चुकी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, फिर सर्किल जो रेट्स थे वो भी ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से जो अफोर्डेबल हाउस हैं वो अब डिक्लाइन हो रहे हैं। वहीं पर अभी डीएलएफ कैमेलियाज में आप देखोगे गुड़गांव में पेंटा हाउस बिका है 190 करोड़ में, ऋषि पात्री ने डीएलएफ हाउस लिया है। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर अफोर्डेबल हाउस के प्राइसेस गिर रहे हैं, वहीं पर प्राइसेस यानी कि डिमांड्स डिक्लाइन हो रही हैं, प्राइसेस गिर रहे हैं, रियल एस्टेट वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहीं पर जो लग्जरी हाउसेज हैं जो करोड्स में हैं, उनके प्राइसेस और राइज हो रहे हैं, उनकी डिमांड और हाई हो रही है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये था कि दो तरह से यहाँ पर रियल एस्टेट परफॉर्म कर रहा है। पहला यहाँ पर कि जो अफोर्डेबल हाउस हैं उनके प्राइसेस नहीं अच्छे, उनके प्राइसेस गिर रहे हैं, वहाँ डिमांड भी डिक्लाइन हो रही है, और वहीं पर जो लग्जरी हाउसेस हैं वहाँ की डिमांड बढ़ रही है। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया। अब रियल एस्टेट में फ्रॉड की देखा जाए तो आपने सुना होगा कि 50 करोड़ की डीएलएफ कैमेलियाज में गुड़गांव का फ्लैट बिका था, जो कि अनमोल सिंह जगी लिए थे। ये भी अपने आप में एक फ्रॉड था, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी लंबी स्टोरी बनी हुई थी। ब्लू स्मार्ट चिप के थ्रू इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किया था। तो यहाँ पर रियल एस्टेट में फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। बिफोर बाइंग गो हेड एंड चेक कि ये फ्रॉड में आप ना फंसो। तो ये तो करंट सिनेरियो है रियल एस्टेट का जो चल रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशंस कितनी ज़रूरी हैं रियल एस्टेट परचेस करते टाइम। सिर्फ एक अच्छा फ्लैट, सिर्फ एक अच्छे प्लॉट्स लेना ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस देखना भी ज़रूरी होता है कि आप कहाँ, लोकेशन आपके फ्लैट की कहाँ पर है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, जॉब अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ें
प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाती है और आपके लिए भी बेनिफिट है। अगर आप रेसिडेंशियल के लिए ले रहे हो, अपने रहने के लिए ले रहे हो, तो भी आपके लिए बेनिफिट है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वहाँ पर ये तब भी बेनिफिट है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो भी लेगा आप उसको ये बेनिफिट्स बता सकते हो कि ये बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम ये प्राइस रेज किए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अर्थक्वेक जोन एरिया है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता, लोग भी नहीं वहाँ जाना पसंद करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी भी खतरे में रहेगी। फिर वहाँ मेट्रो बनने वाला आगे आने वाले टाइम में, सपोज एक आप लैंड खरीदते हो और आगे आने वाले टाइम में आपको पता है, प्रॉपर रिसर्च कर रहे हो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट पास होगा, गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल आने वाला है कि मेट्रो पास होगी या काफ़ी रेलवे लाइन बिछेगी, तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सब देख के आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद आप अर्बन में खरीद रहे हो या रूरल में खरीद रहे हो, ये भी इम्पैक्ट करता है। अर्बन में खरीद रहे हो थोड़ी प्रॉपर्टी महंगी पड़ेगी, बट आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम जोनिंग लॉज की बात करें तो एनवायरमेंटल रूल्स कुछ एरियाज में हैं। अब एनवायरमेंटल रूल्स गवर्नमेंट के अगर आते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन में इशू होगा कि यहाँ आप ये नहीं बना सकते हो, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हो, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। लोग, अगर आप उसको बेचना भी चाहोगे तो लोग लेने से पहले कतराएंगे। तो ये सब चीज़ें देखने पहले आप प्रॉपर्टीज़ खरीदेगा, ये सब पहले देखने के बाद ही आप जियोग्राफिकल कंडीशंस को ज़रूर देखें जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते। उन्हें अच्छे भाव में अगर मिलता है तो वो प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मिस्टेक्स और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो मिस्टेक्स क्या क्या लोग जनरली करते हैं। देखोगे कि जब भी लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे लॉज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ की लिखी रहती हैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़ने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को लेना है। दूसरी चीज़, ओवर स्ट्रेच मत करो आप। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में इसको बहुत ग्रोथ मिलेगी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा EMI लेके खुद को बर्डन रख रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। आजकल रियल एस्टेटमेंट में 400% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया, अगर आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास थोड़े से अगर है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगर बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन को खरीदते टाइम, लोकेशन अभी जियोग्राफिकल का बताए थे, इसको अवॉइड बिल्कुल मत करें, लोग बहुत अवॉइड करते हैं। और क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मत करें। अगर कोई आपसे कहता भी है कि यहाँ बहुत क्विक रिटर्न्स होगी, तो इस चीज़ को ना मान के प्रॉपर्टी को फुल डिटेल में आप देखो, फिर जाके उसको खरीदो। कोई स्कीम आजकल बहुत प्रॉपर्टीज़ को लेके चली है, इस स्कीम में लगाओ, ये प्रॉपर्टी इस स्कीम में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, इन चीज़ों में आप मत फंसो। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, इन चीज़ों में मत फंसो। आप प्रॉपर नॉलेज लो, प्रॉपर चेक करो, प्रॉपर पेपर चेक करो, पेपर्स भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, फिर जाके उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो। फिर उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी आप खरीदो। सबसे पहले आपका रेरा कॉम्प्लाइंस से आप गुजर रहे हो कि नहीं, यानी रेरा कॉम्प्लाइंस सारी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप सेफ्टी के साथ प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बहुत ऐसा होता है कि बिल्डर्स एस्टिमेटेड डेट दे देते हैं कि यहाँ इतने डेट में आपकी फ्लैट बन जाएगी प्रॉपर्टी, वो रिटर्न नहीं रहता है और आप EMI भरते रहते हो और वो फ्लैट आपके हाथ में नहीं आता है। ये बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत हर सिटीज़ में हो रहे हैं और ये बहुत सुनने में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आप देख रहे हो। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि बिल्डर्स की एस्टिमेटेड डेट और वहाँ पर प्रॉपर वो पेपर आपके पास होना चाहिए, वरना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ्रॉड कर काफ़ी तौर पे आप देखोगे कि बिल्डर्स ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब भी आप फ्लैट खरीदने जाओ तो हमेशा प्रोफेशनल्स का लॉयर कंसल्टेशन लो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, लॉयर से पेपर एक बार पढ़वा लो, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लो, फिर ही प्रॉपर्टी लो। क्योंकि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छी तरीके से आप नॉलेज लेके फिर ही इन्वेस्टमेंट करो। तो ये ओवरऑल रियल एस्टेट के बारे में हमारी सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में हम और भी रियल एस्टेट में टैक्सेशन पॉलिसी को लेके काफ़ी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ह्यूज टॉपिक है, अभी यहाँ पर हम इसको
टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम आगे इसी रियल इस्टेट में हम टैक्सेशन पॉलिसी को भी लेके आएंगे। अब आप बताइए कि आप रियल इस्टेट में इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो या आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू।